दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, जहां पर स्कैमर कॉल करके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। और हम ये भी जानेंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे स्कैमर्स लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और पुलिस से बच भी जाते हैं। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो उनके किसी यार दोस्तों या फिर रिश्तेदार के साथ तो जरूर हुआ होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग स्कैम करते कैसे हैं, और स्कैम कर भी लेते हैं तो पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं पाती, इनका फ़ोन नंबर नहीं ट्रैक कर पाती, जिस बैंक अकाउंट में ये पैसे लेते हैं उसको क्यों नहीं ट्रैक कर पाती, उसके जरिए तो पूरा एड्रेस निकल जाना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं इनका तरीका कि ये स्कैम कैसे करते हैं, इससे आपको बात आगे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं OTP स्कैम से। बात तब की है जब लोग फीचर फ़ोन का इस्तेमाल अधिक करते थे और स्मार्टफोन का थोड़ा कम, क्योंकि स्मार्टफोन उस टाइम पे आया ही था। और UPI ऐप का भी इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी जानकारी उसको होती नहीं थी या फिर वो रजिस्टर ही नहीं कर पाते थे। तो ये जो स्कैमर्स थे ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, या फिर कहा जाए वो बुजुर्ग होते थे। ऐसे लोग फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। तो इनको बैंक कर्मचारी बन के कॉल किया जाता था। ये कहा जाता था कि आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो चुका है और रिन्यू करने के लिए कॉल है बैंक की तरफ से। अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या CVV कोड, ये सभी जानकारी के रूप में स्कैमर्स ले लेते थे। और फिर एक OTP सेंड करते थे। जो भी अमाउंट अगर डाल के वो पेमेंट कर रहे होते थे वो OTP आता था। OTP अगर इनको मिल जाती थी तो स्कैम कंप्लीट हो जाता था, इनका पैसा जो है मिल जाता था स्कैमर्स को। ये लोग काम करने के लिए, मतलब इस काम को करने के लिए पेटीएम वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट, फ्री चार्ज वॉलेट, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स होते थे, इनका इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो कार्ड के द्वारा पैसे लोड कर देते थे और बाद में उस पैसे से कुछ खरीदारी करते थे, रिचार्ज करते थे, या फिर जहाँ पर भी वॉलेट को यूज़ करके कर लेते थे। लेकिन पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं लेते थे ताकि वो पकड़े ना जाए। और पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल भी पहले अगर करते थे तो उसके लिए आपको KYC की ज़रूरत नहीं होती थी। किसी भी वॉलेट में KYC की ज़रूरत नहीं होती थी। और जो स्कैमर्स होते थे वो सिम भी फर्जी इस्तेमाल करते थे किसी दूसरे के नाम से, जिस वजह से कंप्लेंट हो जाने की स्थिति में भी इनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अगर कंप्लेन हो भी जाती थी तो पुलिस अगर चाहे तो जिस नंबर से कॉल आए उसको पकड़ना चाहे तो वो भी नंबर किसी दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड होता था। तो इससे क्या होता था कि अगर उनको पकड़ते भी तो कोई दूसरा बंदा निकलता जिसके नाम से सिम चालू हुई, तो ऐसे में उनका टाइम ही वेस्ट हो जाता था पुलिस वालों का। और अगर इन केस कंप्लेन हो भी जाती थी, बंदा पकड़ा भी जाता था, तो क्या होता था ज़्यादातर केस में साइबर क्राइम जो होती है, जहाँ पर जिस भी वॉलेट में पैसा आपका निकाला गया है, जहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया गया है या ऑनलाइन शॉपिंग की गई है, उनको ईमेल किया जाता था, अभी भी किया जाता है साइबर क्राइम की तरफ से, और उनका जो वॉलेट है या फिर जो ऑर्डर है वो उनको होल्ड करा दिया जाता था। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता था, तब तक स्कैमर जो है वो पैसे खर्च भी कर चुके होते थे, क्योंकि आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता था पैसे खर्च करने में जितना आपको कंप्लेंट करने में और कंप्लेंट को प्रोसेस होने में लगता है। तो चलिए ये तो थी OTP स्कैम। अब हम बात करते हैं UPI ऐप से स्कैम। फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा जो अभी स्कैम हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जब प्रधानमंत्री ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी। NPCI ने UPI लॉन्च किया था इंडिया में, और UPI के माध्यम से आप बिना किसी वॉलेट, यानी कहा जाए बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते थे, वो भी फ्री में, इसका कोई चार्ज भी नहीं होता था। ये IMPS के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान था। और इस सर्विस को थर्ड पार्टी ऐप के लिए भी सरकार ने ऑफ़र किया, और बहुत सी बड़ी कंपनी जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब ने अपने ऐप में UPI को इंटीग्रेट किया, जिससे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया और इसका इस्तेमाल भी करने लगे, जो कि हम आज भी करते हैं फ़ोनपे में और UPI का। अब UPI से ट्रांजैक्शन करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन ठगा जाना भी उतना ही ज़्यादा आसान था। और अब तक तो स्कैमर्स जो है वो थोड़ा एडवांस भी हो गए थे और खुद को फ़ोनपे या गूगल पे का जो कस्टमर केयर है अधिकारी बन के कॉल करते। और बहुत से जो स्कैमर्स थे वो इतने एडवांस थे कि उनकी वेबसाइट भी गूगल पे आ चुकी थी। मतलब उन्होंने वेबसाइट भी बनाकर उसका SEO जो है इतने अच्छे से करते थे कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाती थी। और वेबसाइट में होता क्या था, जो UPI ऐप है उनके फर्जी फ़ोन नंबर इन्हीं के होते थे। वो UPI ऐप के लिए, जैसे अब मान लीजिए आपके साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन किया फ़ोनपे पे, गूगल पे, वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, आपका पैसा कट गया, तो उस केस में क्या है कि आप नॉर्मल कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर गूगल में जाके सर्च करेंगे। अब इनकी जो खुद की वेबसाइट थी, इन्होंने गूगल पे या फ़ोनपे के नंबर की जगह पे अपना ही नंबर इंटर करके वेबसाइट को रैंक करा दिया। जब आप सर्च करेंगे तो इन्हीं का नंबर आपको गूगल पे गूगल सर्च पे दिख जाता था, और आप इनके नंबर पर उठा के अगर कोई भी कॉल करता था तो स्कैमर्स की हो जाती थी चांदी। ये लग जाते थे उनको लूटने में। अब मैक्सिमम केस में होता क्या था, ये पहले पूछते थे उस बंदे से कि भैया आपने कस्टमर केयर बन के जब इनसे पूछते थे कि क्या हुआ, किस लिए आपने कॉल किया, तो वो बताते थे कि हमारे साथ जो हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया 5,000 का, हमने सेंड किया, पैसा भी कट गया। तो ये चुपचाप कुछ नहीं करते थे, बस यही कहते थे ठीक है आपको 5,000 हम रिटर्न कर रहे हैं। वो उन्हीं के फ़ोन पे उनको रिक्वेस्ट कर देते थे
अब रिक्वेस्ट कैसे करते थे? रिक्वेस्ट के लिए पहले फ़ोन पे, गूगल पे, जितने भी यूपीआई ऐप थे ना, एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन था। वहाँ पर आप क्या करते थे, किसी को भी रिक्वेस्ट भेज देते थे कि आपको अगर उनसे 5,000 चाहिए तो आपने 5,000 का रिक्वेस्ट भेज दिया। तो वहाँ पे वो सिर्फ उनको सिंगल पे क्लिक करना और पिन कोड डालना, पेमेंट आपके पास आ जाएगी। एक ऐसा ऑप्शन हुआ करता था। तो ये लोग वही ऐप फीचर का इस्तेमाल करते थे और जितने पैसे लोगों के कटे हैं, कस्टमर केयर बन के उतने का ही रिक्वेस्ट भेज देते और कहते थे कि आपके अमाउंट मतलब भेजा गया है आपको आपके फ़ोन पे में, आप उसको रिसीव कर लीजिए। अब उनको लगता था, जो यूज़र्स हैं भोले वाले, उनको लगता था कि हमको पेमेंट मिल रही है। वो पिन कोड डाल देते थे और उनका 5,000 जो भी अमाउंट है वो और भी फिर कट जाता था। हालांकि जो फेल्ड अमाउंट है वो तो फ़ोन पे या गूगल पे की तरफ से आपको वापस मिल ही जाता, लेकिन ये लोग स्कैम कर देते थे उनके नाम पे। अब हालांकि यूपीआई में बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होते थे, स्कैमर्स को पैसे भी बैंक में लेने पड़ते थे अगर वो रिक्वेस्ट भेजते थे, लेकिन उन्होंने इसका भी जो है जुगाड़ निकाल लिया था। ये लोग बैंक अकाउंट भी फर्जी बनाते थे, फर्जी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। अब फर्जी बैंक अकाउंट कैसा होता था ये समझिएगा। उन्हें एक ऐसा बैंक चाहिए था जहाँ बिना वेरिफिकेशन कराए एक अकाउंट, फर्जी अकाउंट खोला जा सके किसी के भी नाम से। अब इसमें जो सबसे नंबर 1 के बैंक थे, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक 811, ये सभी बैंक जो थे, इसमें आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, आपका खाता मोबाइल से ही खुल जाता था, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। तो सबसे ज़्यादा जो फर्जी तरीके से आसानी से खाता जो खोला जाता था वो एयरटेल बैंक था। जब भी कोई यूज़र मोबाइल शॉप में सिम लेने जाता तो जो कुछ शॉप वाले होते हैं उनके अकाउंट से मतलब आधार का केवाईसी करा देते थे अकाउंट खोलने के लिए। अब उन्हें लगता था कि सिम के लिए किया जा रहा है, एक बार अंगूठा लग रहा है तो दूसरे बार भी लगा देते थे। उन्हें नहीं पता होता था, उनको लगता था कि हमारे सिम ही मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में 2-2 बार केवाईसी ले लेते थे और उनका अकाउंट खोल देते थे, उनको ये पता भी नहीं चलता था। ऐसे ही बहुत सारे फर्जी खाते खुलने शुरू हो गए और ठगों को थोक में बेचे भी जाने लगे, जिसका इस्तेमाल भोले वाले जो लोग होते हैं उनको ठगने के लिए किया जाने लगा। आपने शायद एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उसका वो केस भी सुना होगा, जहाँ पर लोगों को बैंक अकाउंट बनाकर उनके जो एलपीजी गैस की सब्सिडी है उसी अकाउंट में बिना जानकारी के ले लिया करते थे। मतलब उनका अकाउंट खुला है ये उनको पता भी नहीं होता था और उनके अकाउंट में बैंक जो सब्सिडी है वो जाने लगती थी। ऐसा करते हुए कुल 168 करोड़ का घोटाला हुआ था। तब जाकर सरकार ने मतलब थोड़ा सा एक्शन लिया था और बिहार जैसे जगह में ठगी के लिए तो कॉल सेंटर बन गए थे। लोग कॉल सेंटर में बैठ के लोगों को ठगते थे। हालांकि अब पुलिस थोड़ा सा तेज़ हो चुकी है, लेकिन ठग अभी भी उतने ही हैं। कभी ना कभी उनके कॉल आपको आ ही जाएंगे और कोई ना कोई शिकार भी बन जाता है जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। तब इन सब के बाद वो ऐप जो यूपीआई सर्विस देते थे, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी थे, उन्होंने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने का जो फीचर है वो हटा दिया। अभी भी ये फीचर आपको नहीं मिलेगा और बैंक वाले भी अकाउंट खोलने में थोड़ा सुरक्षा बरतने लगे। लेकिन ठगों को नया तरीका मिल गया, उन्होंने ईजाद कर लिया नया तरीका। वो पैसे बैंक में नहीं लेते थे, पेटीएम या फ़ोन पे ऐप द्वारा गोल्ड खरीदते थे, क्योंकि अब वॉलेट में भी केवाईसी लगने लगी थी। तो वो गोल्ड खरीदते या कुछ चीज़ खरीद के पेमेंट ले लेते थे। और पेमेंट के समय जब जैसे गोल्ड खरीद रहे हैं, फ़ोन में आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जब पेमेंट का ऑप्शन आता है उस गोल्ड को जितने का खरीदें उसका पेमेंट करने का, तो वहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करते थे और यूपीआई आईडी में आपकी आईडी डाल देते थे। अब आपकी यूपीआई आईडी कैसे पता चलेगी? देखिए, अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो सिंपली आपकी जो प्राइमरी यूपीआई आईडी रहेगी वो आपका मोबाइल नंबर @YBL ये लगाकर अगर आपको कोई पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो आपके फ़ोन पे आ जाएगी। अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तो आपके फ़ोन पे में एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। और रिक्वेस्ट जब वो फ़ोन जो स्कैमर्स होते थे वो फ़ोन करके बोलते थे कि भाई आपको अमाउंट वहाँ पे शो हो रहा है, वो आपको आपके अकाउंट में आने वाला, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब डायरेक्ट उनके पास रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन नहीं था, तो वो पेटीएम गोल्ड या फिर ऐसा कुछ करके फ़ोन पे जो गोल्ड का है उन सब का इस्तेमाल करके पेमेंट रिक्वेस्ट लेने लगे, जिससे स्कैम होना कंटिन्यू हो गया और वो पकड़े भी नहीं जाते थे। क्योंकि अगर फ़ोन पे ले रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे वो कौन सी केवाईसी करा रहे हैं? गोल्ड खरीदने के बाद तुरंत उसको बेच के कहीं पे भी विड्रॉ कर लेते, चाहे वॉलेट में विड्रॉ करके फिर उसको कुछ खरीदारी कर लेते। ऐसे में स्कैम फिर बढ़ने लगे। इसके बाद अगर आप पुलिस को कंप्लेंट करते भी हैं, जो कि आपको करनी ही चाहिए हमेशा, तो सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन चेक किया जाता, जहाँ पर वो वॉलेट कंपनी या फिर जहाँ से भी आपने जो भी खरीदारी हुई है आपके कार्ड से या आपके अकाउंट से, उसका नाम शो होता था जहाँ पर आपने पेमेंट की। पुलिस या फिर साइबर क्राइम वाले उस वॉलेट कंपनी को एक मेल भेजकर, मैंने आपको बताया, वो उस जस्ट वॉलेट को या फिर उस ऑर्डर को होल्ड कराने की कोशिश करते थे। लेकिन तब तक मैक्सिमम टाइम पे देर हो चुकी होती थी। स्कैमर्स को पहले से सब कुछ पता होता था, ये सब होता है, वो तुरंत पैसे को खर्च कर चुके होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो रखेंगे भी क्यों, वहाँ से तो वो निकाल ही लेते थे। और यकीन मानिए ये स्कैम अभी भी जारी है। पुलिस जो है इनको पकड़ने में पहले भी नाकाम थी और अभी भी है।
और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं ये कितनी भी एडवांस बन जाए, स्कैमर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से ऑप्शन होते हैं। इसके लिए सिर्फ आप ही हैं जो अपना पैसा फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला तो आपको पता ही होगा कि कॉल पर आपको किसी को OTP नहीं बतानी, ना ही कोई पिन कोड, ना ही कोई पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग या कुछ भी नहीं बताना है। ये तो कॉमन सेंस है, सभी को पता है। लेकिन अगर आप स्कैम होने से बचना चाहते हैं और आप ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, तो आप कॉल के दौरान कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। जब आप कॉल पे हैं तो आप डेटा या तो बंद कर लें या उसका इस्तेमाल ना करें। तो आपके साथ कभी कोई स्कैम नहीं होगा। आप OTP ना बताएं और इंटरनेट बंद रखें। कोई कितना भी फोर्स कर ले, लालच दे ले, आप इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कॉल पे हैं तो आप सिर्फ फ़ोन को कान पर लगा कर ही बात करें। आप उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस ना करें। और अगर आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके पुलिस को उतने जल्दी जानकारी दें, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपका पैसा पुलिस होल्ड करवा दे, जिस भी वॉलेट में ट्रांसफ़र हुआ। यानी कि मान लीजिए कोई आपके कार्ड से फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर लिया, तो अगर साइबर क्राइम उनको मेल कर देती तो आपका ऑर्डर वो होल्ड करके रख देंगे और हो सकता है उस स्कैमर्स को वो पकड़वा भी दें। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा और आपका पैसा डूब ही जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी कि स्कैम होता कैसे है। अब सच बताऊं तो बचने के लिए सिर्फ आप खुद से अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना पुलिस कर पाएगी, ना ही ये ऑनलाइन कंपनियां, क्योंकि आपको किसी न किसी रास्ते से ठग ही लेंगे अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।